हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो आप पहले उनको देख लीजिए। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो इससे पहले उसको देख लीजिए, जिससे सीक्वेंस में आपको सारा समझ में आता रहे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, यानी कि वर्ल्ड में जो हुआ, जिसको आगे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वो किस किस तरह से हुआ। अगर आपको सीक्वेंस पता होगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइज, अगर आप लेट्स क्रैक इट का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही साथ लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी अपडेट्स वहीं पे आते हैं। मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस वहीं पे देता हूँ। डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देता हूँ, जिससे कि आपका लोअर पीसीएस मेंस आ रहा है, तो लोअर पीसीएस मेंस की जो स्टूडेंट्स डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसका क्वेश्चन मैं वहीं पे पोस्ट करता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूँ, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो ज्वाइन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी कुछ दिन बचे हैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पीडीएफ चाहते हैं तो वो पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7665804421 पर। यही एक नंबर है, आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या पीडीएफ ले सकते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस, जैसे भी आपको ज़रूरत हो। स्टार्ट करते हैं स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, यानी कि स्टालिनवाद और सामूहिकता। तो देखिए आप, सिंपल सी बात है, इससे पहले लेनिन थे जिन्होंने बोल्शेविक रिवॉल्यूशन किया और रशिया को बना दिया। अब रशिया बन गया, लेनिन आ गए, लेनिन का काम हो गया, लेनिन चले गए। इसके बाद आते हैं स्टालिन। स्टालिन के आने से वहाँ पे क्या होता है, स्टालिन के आने से वहाँ पर 5 ईयर प्लान की स्थापना होती है, 5 ईयर प्लान आने शुरू होते हैं। तो स्टालिन के आने के बाद एक कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम भी होता है, यानी कि सभी चीज़ों को कलेक्ट कर दिया जाता है। कि पहले की जो चीज़ें इंडिविजुअल हाथों में थी, इंडिविजुअल ना होके पूरी इकोनॉमिक एक की होगी, यानी पूरे देश की होगी। अगर कोई खेती की ज़मीन है तो ऐसा नहीं है ये मेरा खेत है या तुम्हारा खेत है। वो क्या होगा, वो पूरा फील्ड जो होगा, एग्रीकल्चर फील्ड जो होगा, वो पूरा एक पूरा देश का फील्ड होगा। तो उसको क्या कर देंगे, उसको वो गवर्नमेंट का बना देंगे, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का ना रह के, प्राइवेट आदमी का ना रह के, वो पूरा सरकारी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी। देखिए, इस प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसको प्लान करके बनाया जा रहा है, यानी कि 5 ईयर प्लान आ रहे हैं, है ना, कि हम अगले 5 सालों में क्या अचीव करेंगे, क्या करना है हमें, उसके लिए उसको, उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि प्लान्ड इकोनॉमी से, जो प्लान्ड इकोनॉमी करी गई और बाद में कलेक्टिवाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चरल लैंड का, वहाँ से क्या हुआ, डिजास्टर हुआ ये। यानी कि एग्रीकल्चर, यानी कि खेती की भूमि को जो कलेक्टिवाइज कर दिया, सब लोगों की भूमि मिला दी, इससे कोई वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। इससे वहाँ पे क्या हुआ, उल्टा ख़राब हो गया। आप इसमें इस सेंस में समझ सकते हैं कि अगर कोई ज़मीन प्राइवेट है तो हर किसान ये मेहनत करेगा उस पर, वो चाहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा हो, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन अगर वो सारी ज़मीन सरकारी हो गई और सारा जो वहाँ से अन्न उत्पन्न होगा, जितना भी फूड ग्रेन्स बनेंगे वहाँ से, वो सारे गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो आदमी को, यानी जो वहाँ पे किसान है, उसको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। उसको तो लगेगा कि ठीक है, चाहे मैं काम करूँ चाहे ना करूँ, जो प्रोडक्शन होगा वो होगा और मुझे तो उतना ही मिलेगा जितना एक गवर्नमेंट के हिसाब से जो सैलरी मिलनी होगी, फॉर एग्जांपल एक पीजेंट को, तो वो तो उसको वही मिलेगी। तो अगर उसको वही मिलनी है तो उसके अंदर मोटिवेशन लेवल की कमी हो जाएगी। तो बाय 1927 1928 द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। अब देखिए वहाँ पे ग्रेन सप्लाईज की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। गवर्नमेंट ने क्या करे, दाम फिक्स कर दिए। यानी ऐसा नहीं है कि अब कोई चाहे तो बार्गेनिंग करके महंगा बेच सकता है, सस्ता बेच सकता है, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट ने दाम फिक्स कर दिए कि इतने पे ही ग्रेन को बेचा जाएगा। बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। लेकिन पीजेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, पीजेंट्स ने मना करना शुरू कर दिया। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स। तो स्टालिन ने बहुत ही रूथलेसली, जब लेनिन की डेथ हो गई उसके बाद, इमरजेंसी मेजर्स लगाने शुरू कर दिए। ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस। उसको ये लग रहा था, स्टालिन को ये लग रहा था कि जो अमीर किसान हैं या ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो व्यापारी लोग हैं, उन्होंने गाँव में बहुत सारा अनाज दबा के रख रखा है अपने यहाँ पे, यानी कि होर्डिंग कर रखी है, माल को इकट्ठा करके रख रखा है। और वे सोच रहे हैं कि जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे तब हम अपना माल निकालेंगे मार्केट में, जिससे कि हमें अच्छा मुनाफा हो। तो ऐसा स्टालिन सोच रहे थे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। तो अब उनका कहना यह था कि जो स्पेकुलेशन थी, जो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे कि जैसे मार्केट में दाम बढ़ेंगे तब हम बेचेंगे, तो उसको रोकना पड़ेगा और सप्लाईज को कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा। यानी कि जो भी सप्लाईज आ रही, जो भी सप्लाईज हैं, यानी कि जो भी लोगों के पास माल है, फूड ग्रेन्स हैं,
उसको क्या करना पड़ेगा, जब्त करना पड़ेगा। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स, यानी कि जो नेम था एक वेल टू डू पीसेंट का। तो अब 1928 में जो बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या करा, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज जो थे, यानी जहाँ पर गेहूँ वगैरह या जितने भी ग्रेन्स थे सब उगते थे, उन एरियाज़ को जाके सुपरवाइज करना शुरू कर दिया और ग्रेन कलेक्शंस को देखा कि वहाँ पे कितने कितने ग्रेन कलेक्शन लोगों ने कर रखा है, यानी कितना अनाज वहाँ पे इकट्ठा लोगों ने कर रखा है, और कुलक्स के ऊपर रेड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पूछ सकते हैं आपसे कि रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान कुलक्स कौन होते थे? कुलक होते थे जो अच्छा खासा कमा सकते थे किसान, उनको वेल टू डू पीजेंट्स को कुलक्स कहते थे। तो उन कुलक्स के घरों में, यानी कि जो वेल टू डू पीजेंट्स थे, यानी कि ऐसे किसान जो अच्छे थे, मतलब जो अच्छे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जिनके पास खूब पैसा था, वो गरीब किसान नहीं थे, अमीर किसान थे, तो उनके घरों में रेड करनी शुरू कर दी, ये देखने के लिए कि उनके पास कितना अनाज अभी भी रखा है। एज शॉर्टेजेस कंटिन्यूड द डिसीजन वाज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। अब क्या हुआ कि जब शॉर्टेज होती रही तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई खेतों को हम क्या कर देंगे, कलेक्टिवाइज कर देंगे। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। ये कहा गया उस टाइम पे कि ग्रेन जो कम हो रहा है देश के अंदर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लैंड होल्डिंग्स हैं, यानी कि किसके पास कितनी ज़मीन है, वो बहुत छोटी है। देखिए सेम स्थिति भारत में भी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, यानी जिनके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से भी कम है, वो करीब करीब कितने परसेंट हैं, 85% से भी ज़्यादा किसान हमारे यहाँ ऐसे हैं, या तो उनके पास किस ज़मीन ही नहीं है, या तो लैंडलेस किसान हैं, या 85% किसान ऐसे हैं जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, या वो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम होती है। तो अब इतनी कम ज़मीन होने के बावजूद भी भारत में हर साल जो प्रोडक्शन का रेट है वो बढ़ रहा है। और आप देखेंगे हमारे यहाँ हर साल कितनी ज़मीनें ऐसी हैं जिनके टुकड़े और छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि फादर के बाद जब फादर की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों में ज़मीन आ जाती है, यानी कि प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस हो जाता है। तो क्या होती है कि प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है 2 टुकड़ों में, फिर उनके बच्चे होंगे तो 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी का साइज़ तो छोटा होता जा रहा है, प्रॉपर्टी का साइज़ छोटा हो रहा है, और यानी कि जो ज़मीन है उसका साइज़ छोटा हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है भारत में। तो इससे एक ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर लैंड के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं तो उससे प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम इंटरप्रेट कर सकते हैं भारत की प्रेजेंट की स्थिति देख के। लेकिन उस टाइम पे स्टालिन ने ये कहा कि देश के अंदर जो खाने की कमी है, फूड ग्रेन की जो कमी हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन के टुकड़े छोटे हैं, लैंड होल्डिंग्स छोटी है। हालांकि लैंड होल्डिंग्स भारत में भी छोटी हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में बड़ी हैं, भारत में भी बहुत छोटी हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में क्लेम गलत है, क्योंकि अभी तक हम भी ये प्रूव नहीं कर पाए, इंडियंस भी ये प्रूव नहीं कर पाए कि लैंड होल्डिंग्स छोटी होने की वजह से फूड प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि हमारा तो फूड प्रोडक्शन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीसेंट्स। 1917 के बाद क्या हुआ, ज़मीन जो है किसानों को दे दी गई। दीज स्मॉल साइड पीजेंट फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। तो अब ये मॉडर्नाइज नहीं हो सकते थे। देखिए अगर आपके छोटे खेत होंगे तो आप उन पर बड़ी हैवी मशीनरी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। आप क्या करोगे, उनको बैलगाड़ी से या किसी भी तरह से ऑक्सन वगैरह की हेल्प से आप उसको खेत को जोतोगे, क्योंकि वो किसान छोटा होगा। अगर आप बड़े किसान हैं, बड़ी ज़मीन है आपके पास, तो आप ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, कंबाइन का, हार्वेस्टर का, आप मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद मशीनरी इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स। तो ये कहा गया कि जो थोड़े वेल टू डू पीजेंट्स थे उनको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके हम बड़े बड़े फार्म्स बना पाएंगे जिसपे हम इंडस्ट्रियल मशीनरी का इस्तेमाल कर सकें, यानी कि कंबाइन, हार्वेस्टर, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, हमें किसानों से ज़मीन लेनी पड़ेगी। इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स, क्योंकि 1917 के बाद क्या हुआ, 1917 के बाद किसानों को ज़मीन दे दी गई। अब 1927-28 में ये कहने लगे 10 साल बाद कि अब हमें ज़मीन जो है इन किसानों से लेनी पड़ेगी, और अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और उसको इंडस्ट्रियल आउटपुट के हिसाब से लगाना है, यानी कि जो इस तरह से आउटपुट आना चाहिए, इस तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए जिस तरह से एक फैक्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्म को कलेक्टिवाइज करना पड़ेगा, सामूहिक बनाना पड़ेगा, जो कि पूरे देश का होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर किसान का। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो अब क्या होता है, इसके बाद होता है स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। 1929 के बाद पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म नोन एज कोलखोज। तो पूछ सकते हैं आपसे कोलखोज क्या होता है। कोलखोज होता है कलेक्टिव फार्म, है ना। तो जो भी कलेक्टिव फार्म था उसको कोलखोज कहा जाता है। तो 1929 के बाद क्या होने लगा, जो पार्टी थी, जो बोल्शेविक पार्टी थी, उसने सभी किसानों को ये मजबूर कर दिया करने में कि अब आप जो खेती करेंगे वो कोलखोज पे करेंगे, यानी कि जो बड़े बड़े कल्टीवेटेड, जो बड़े बड़े फार्म होंगे, कलेक्टिव फार्म होंगे, उस पर खेती करेंगे, ना कि आपकी अपनी प्राइवेट ज़मीन पे।
द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। तो अब जो जितनी भी लैंड थी, इम्प्लीमेंट थे, यानी इम्प्लीमेंट का मतलब हो गया जो भी वहाँ पे जैसे फावड़े हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, या जो भी मशीनरी होती थी, इम्प्लीमेंट जो भी होते थे, वो सब किसको दे दिए गए? कलेक्टिव फार्म्स के ओनरशिप में आ गए। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। तो पीजेंट्स क्या होते थे? पीजेंट्स अब लैंड पे काम करते थे, और जो कोलखोज था, कोलखोज यानी कि जो बड़े बड़े फार्म्स थे, उनको वहाँ पे कोलखोज कहा जाता था। तो इन कोलखोज में जो भी प्रोडक्शन होता था वो सभी लोगों में बांट दिया जाता था, यानी कि एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह आप मान सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह हो गया। एनरेज्ड पीजेंट्स रेजिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइवस्टॉक। अब क्या हुआ कि भाई इससे किसान जो थे वो गुस्सा थे, वो इस चीज़ से खुश नहीं थे कि उनकी ज़मीन ले ली गई है और उनको जस्ट एक वहाँ पे एक फार्मर की तरह काम करवाया जा रहा है कि आप एक अपने फार्म पे काम, इस कलेक्टिव फार्म पे काम करो, और जितनी आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको ग्रेन मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा। इस चीज़ पे से वो खुश नहीं थे और उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक को, अपने मवेशियों को मारना शुरू कर दिया गुस्से में। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3, यानी 1/3 जानवरों को मार दिया गया किसानों के द्वारा। दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश्ड। और जो किसान कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे थे, यानी उसकी अवमानना कर रहे थे, नहीं मान रहे थे कि कलेक्टिवाइजेशन होना चाहिए, उन किसानों को क्या किया गया? पनिश किया गया, उन किसानों को सजा दी गई। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, कई लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, एक्साइल कर दिया गया। डिपोर्ट का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती किसी को भेज देना, कि मैंने किसी को ज़बरदस्ती करके भेज दिया, है ना, दूसरे देश में भेज दिया कि और अपने देश में आने नहीं दे रहा हूँ। और एक्साइल का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को मजबूर कर दिया कि आपको अपने इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना ही पड़ेगा, आप इस देश में नहीं रह सकते। एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। जब वो रेजिस्ट कर रहे थे कलेक्टिवाइजेशन को, तो पीजेंट्स ने ये भी कहा कि भाई वो रिच नहीं है, वो अमीर नहीं है, और वो सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है, समाजवाद के खिलाफ नहीं है, वो उसके फेवर में है। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। अब वो कह रहे थे कि कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कलेक्टिव फार्म पे काम नहीं करना चाहते, हम अपने अपने खेतों पे काम करना चाहते हैं। स्टेलिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। तो अब स्टेलिन की सरकार ने क्या करा? स्टेलिन की सरकार ने कहा भाई ठीक है, जो किसान चाहते हैं कि वो अलग से काम करे, अकेले काम करे, ठीक है आप कर लीजिए काम, लेकिन उन कल्टीवेटर्स को, उन किसानों को उसने अनसिम्पैथेटिकली, यानी निर्दयता के साथ, यानी कि जिसमें कि आप कह सकते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण, यानी कि देखिए बड़े टिपिकल वर्ड्स है, असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उनके साथ उन्होंने किया। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। सिंपल सी बात है, ये होना ही नहीं था कि कलेक्शन, अगर कलेक्टिवाइजेशन कर दिया तो प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा फिर भी। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 से लेकर 1933 तक लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन पेरिस्ड, यानी कि डाइड, यानी कि 4 मिलियन 40 लाख लोग जो हैं वो मर गए 1930 से लेकर 1933 तक। अगर आपको ध्यान हो कि 1930s के आसपास और 1940s के आसपास भारत में भी फेमाइन हुआ था, और उस टाइम पे भी लाखों लोगों की डेथ हुई थी। तो आप बताएंगे कि वो कौन सा पीरियड था 1920 से लेकर 1950 के बीच में, 1947 के बीच में, कि भारत में फेमाइन पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, और जिसमें बंगाल का जो अकाल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें काफ़ी लाखों लोग जो हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कब वो फेमाइन हुआ था, किस जगह पे हुआ था। 1920 से 1947 के बीच में पूछ रहा हूँ कि कब फेमाइन हुआ, कब कब हुआ, कितने कहाँ कहाँ पे हुआ, और कितने कितने लोग मारे गए, तो वो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. अब पार्टी के अंदर जो लोग थे वो क्रिटिसाइज करने लगे, यानी कि अब वो जो है आलोचना करने लगे इस चीज़ की, क्योंकि वो कंफ्यूज थे कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में क्या होगा। क्योंकि एक तरफ तो हम प्लान्ड इकोनॉमी कर रहे हैं, है ना, 5 ईयर प्लान बना रहे हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जो हमने कलेक्टिवाइजेशन से देखा कि खाने का प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, उल्टा कम हो गया। तो कलेक्टिवाइजेशन से हमने जो देखा उससे भी हमें ये समझ में आता है कि वो तो जो प्रोसेस है वो सही नहीं है। तो अब कई सारे जो पार्टी वर्कर्स थे या पार्टी के लीडर्स थे वो कंफ्यूज हो गए इस चीज़ पे। स्टेलिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज्ड दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई आपके साथ नहीं होगा तो आप उसको ये समझेंगे, अगर आपकी कोई बुराई करेगा तो आप ये समझेंगे कि भाई ये किसी और के साथ मिला हुआ है। तो स्टेलिन थे और उनके साथ वाले जो थे उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो पार्टी में रहने वाले जो ये क्रिटिक्स हैं, जो कह रहे हैं कि भाई स्टेलिन सही काम नहीं कर रहे, तो वो उन्होंने स्टेलिन ने कहा कि भाई वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और वो सोशलिज्म के खिलाफ है। सिंपल सी बात है, उन्होंने लोगों को ये कहा ये सोशलिज्म के खिलाफ है। Accusations were made throughout the country and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps। सिंपल सी बात है, अब उन्होंने भी डिक्टेटरशिप की तरह काम करना शुरू कर दिया कि एक्यूजेशंस यानी कि आरोप प्रत्यारोप की कहानी चलती रही पूरे देश में, और 1939 तक करीब करीब 20 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया गया।
मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। कई सारे लोग तो इनोसेंट थे, सिंपल सी बात है, होने भी थे, लेकिन अगर किसी ने भी हल्का सा स्टैलिन के खिलाफ कुछ बोला तो स्टैलिन क्या कर देंगे, उसको अरेस्ट करवा देंगे। अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशंस। कई लोगों को फॉल्स कन्फेशंस करवाए गए, यानी कि झूठा उनसे बयान दिलवाया गया, टॉर्चर कर करके उनको, है ना, और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। कुछ तो बहुत अच्छे लोग थे, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे, है ना, लॉयर्स, डॉक्टर्स थे, उनसे भी ज़बरदस्ती कहलवाया गया कि भाई अब वे लोग उन्होंने कंट्री का कुछ नुकसान किया है और ऐसा करके, और उनको क्या कर दिया, सज़ा दिलवा दी, ये जैसे जिन लोगों ने भी स्टालिन के खिलाफ बोला था। फिर आता है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसआर, यानी कि पूरी दुनिया पे क्या इन्फ्लुएंस था रशियन रिवॉल्यूशन का। रशियन रिवॉल्यूशन से पूरी दुनिया ने क्या सीखा, पूरी दुनिया को क्या हुआ, क्या सबक लिया पूरी दुनिया ने, वो इसमें पढ़ेंगे। यूएसएसआर में क्या हुआ वो देखते हैं। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक्स टुक पावर एंड केप्ट इट। तो जितनी भी सोशलिस्ट पार्टीज और यूरोप के देशों में थी, उन्होंने बोल्शेविक ने जो तरीका अपना रखा था उसको अप्रूव नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बोल्शेविक्स ने जो तरीका अपना रखा है वो बिल्कुल सही है। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यानी कि जो पॉसिबिलिटी है एक वर्कर्स स्टेट की, एक उम्मीद जगी, एक पॉसिबिलिटी हुई कि एक काम करने वाले लोगों का एक राज्य हो, यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पे एक देश होना चाहिए, ये इमेजिनेशन दुनिया के लोगों में आने लगी। यानी कि ये जो लीडर बन जाते हैं, बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं और ये अपनी अपनी चलाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्कर्स स्टेट होना चाहिए। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड। कई सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेट ब्रिटेन में बनाई गई। बॉल्शेविक्स ने इनकरेज किया कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। तो बॉल्शेविक्स ने कहा सभी कॉलोनियल लोगों को, यानी कि जो भी देश कॉलोनी बने हुए थे, बड़े बड़े देशों की उपनिवेश बने हुए थे, उन सबसे कहा कि भाई आप जो है इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो करो, सोशलिज्म के एक्सपेरिमेंट को, और सब अपने अपनी जगह पे क्या लेके आओ, सोशलिज्म लेके आओ। मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट। तो कई सारे नॉन रशियंस, यानी जो रशिया के लोग नहीं थे, उन्होंने यूएसएसआर के द्वारा बनाई गई एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट जो थी 1920 में, उसको अटेंड किया। एंड द बॉल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न। और बॉल्शेविक ने किसको फाउंड किया, कमिंटर्न को फाउंड किया। कमिंटर्न क्या है, देखिए शुरू में हमने पढ़ा था कमिंटर्न। तो ये जो कमिंटर्न है ये क्या है, एक इंटरनेशनल यूनियन है प्रो बॉल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमिंटर्न क्या है। कमिंटर्न एक इंटरनेशनल यूनियन थी, एक अंतर्राष्ट्रीय संघ था। किस चीज़ का, जो लोग बॉल्शेविक पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के साथ थे, उसके फेवर में थे, प्रो थे उसके, उसको, उसकी जो एक इंटरनेशनल यूनियन थी उसको कमिंटर्न कहा जाता है। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ पे पढ़ाई भी करी। और बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक, तो उस टाइम पे यूएसएसआर ने पूरी दुनिया को एक सोशलिज्म क्या होता है वो उस चीज़ समझा दी थी। Yet by 1950s it was acknowledged within the country that the style of the government in the USSR was not in keeping with the ideas of the Russian Revolution। लेकिन ये भी देखा जा रहा था कि जो सरकार वहाँ पे कर रही थी, जो प्रिंसिपल्स, जो चीज़ें हमने रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान लोगों ने वहाँ की सोची थी 1917 में, वो लोगों को 1950 तक आते आते भी नहीं मिल रही थी। लोगों को लग रहा था कि जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकग्नाइज दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। यानी कि सोशलिस्ट मूवमेंट जो पूरे दुनिया में चल रहा था, उसने भी ये लगा कि सोवियत यूनियन में, यानी कि रशिया में जो हो रहा है वो सब सही नहीं हो रहा। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। कहने को तो एक पीछे वाला देश था, बैकवर्ड कंट्री था, लेकिन एक ग्रेट पावर बन गया। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप एंड द पुअर वर बीइंग फेड। तो धीरे धीरे लोगों को खाना भी मिलने लगा। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन। सिंपल सी बात है, लोगों को खाना मिला, लोगों को नौकरियाँ मिली इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन लोगों को जो फ्रीडम्स थी वो नहीं मिली। बोलने का हक हो गया, है ना, फ्री प्रेस का हक हो गया, वो नहीं मिला। एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़। और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रशिया में चलाए गए वो कैसे चलाए गए, रिप्रेसिव पॉलिसी, यानी कि दमनकारी नीतियों के द्वारा वहाँ पे काम कराया गया। By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined। सिंपल सी बात है, अगर वो गलत काम करेंगे तो उनकी रेपुटेशन कम होनी ही होनी है। तो इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी इमेज थी सोसाइटी में यूएसएसआर की, वो क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, खत्म होने लगी। दो इट वॉज रिकग्नाइज दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉयड रेस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल। लेकिन ये बात भी मानने की है कि सोशलिस्ट आइडियल्स जो थे, जो समाजवादी जो आइडियल्स थे, विचार थी, जो एक विचारधारा थी, वो लोगों के दिमाग में अभी भी बसी हुई थी, लोग उसकी रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन सोशलिज्म किस तरह से काम करेगा,
ये अभी भी लीडर्स को समझ में नहीं आया था कि तरीके से सोशलिज्म वो अप्लाई नहीं कर पाए थे। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर री थॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन हर देश में अलग अलग तरह से सोशलिज्म को समझाया गया, समझा गया। तो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में भारत में क्या लिखा जा रहा था उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि अमंग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस। कई सारे भारतीयों को 1917 से लेके जब ये चल रहा था रशियन रिवॉल्यूशन, कई सारे भारतीय उस टाइम पे इंस्पायर हुए इससे। कई लोगों ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी को अटेंड किया, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी 1920s में। कम्युनिस्ट पार्टी, भारत में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी जो उज्बेकिस्तान के थ्रू बनी, ताशकंद में बनाई गई थी। By the 1920s, Communist Party was formed in India. Its members kept in touch with the Soviet Communist Party. Important Indian political and cultural figures took an interest in the Soviet experiment. तो यानी कई सारे जो भारतीय राजनीतिक और जो कल्चरल फिगर्स थे उन्होंने इंटरेस्ट लिया जो सोवियत में हो रहा था, जिससे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये इन्होंने सोवियत सोशलिज्म के ऊपर खूब लिखा भी है। किन्होंने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने और जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में राइटिंग्स गिव इम्प्रेशंस ऑफ सोवियत रशिया इन हिंदी। अब देखिए सोवियत रशिया के ऊपर क्या क्या हो रहा था, लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी है, राइटिंग्स भी हैं। तो हिंदी में लिखा था RS अवस्थी ने 1920-21 में, रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स। ठीक है, तो एक किताब लिखी हिंदी में RS अवस्थी ने 1920-1921 में। क्या नाम था उस किताब का? रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स। बाद में किताब लिखी गई द रेड रिवॉल्यूशन, है ना, ये SD विद्यालंकर ने इसको लिखा, द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। तो इन्होंने क्या लिखा, मतलब लेटर द रेड रिवॉल्यूशन, ये RS अवस्थी ने लिखा है, सॉरी, RS अवस्थी ने रेड रिवॉल्यूशन भी लिखा, और SD विद्यालंकर ने द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, ये जो किताब लिखी हैं ये SD विद्यालंकर ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किसने कौन सी किताब लिखी है। तो बाय दैट आपका जो पूरा रशियन रिवॉल्यूशन है ये कंप्लीट होता है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसके बाद विल कंटिन्यू विद द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, कि नाजिज्म कैसे आता है और राइज ऑफ हिटलर, हिटलर ने क्या काम किया जर्मनी में। तो 1920 से लेकर 1940s के बीच में क्या हुआ वहाँ पे, किस तरह से ज्यूज़ का, आपने थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि ज्यूज़ का किस तरह से हुआ, वो चलो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जब वो वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। सो अगर आपने लेट्स क्रैकेट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर आपको PDF चाहिए है या आपको अपर पीसेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।